अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको होने वाली करप्शन जो भी आने वाले दिनों में होनी है उसकी पेशगी बड़ा स्कैंडल लेके आ रहे हैं कि किस तरह पीटीआई के मंजूर नज़र ब्यूरोक्रेट्स और पीटीआई के लोगों ने मिलकर एक बड़ी हाथ मारा है कौमी खजाने पर, अरबों रुपए का हाथ मारने के लिए, अय्याशी के लिए जो एक उन्होंने काम किया है। और उसके बदले में जो गरीब लोग हैं उनकी वहां पर उसी सेम डिपार्टमेंट में उनका रोजी रिस्क मुश्किल कर दिया गया, जबकि खुद जो ऊपर के थे उन्होंने लूट सेल लगा ली अपने लिए, ओहदों की, तरक्कियों की, क्या क्या की उन्होंने लूट सेल लगाई है। ये हम आपको आज पेमरा का स्कैंडल लेके आ रहे हैं। और ये एक ऐसा स्कैंडल है जो नैब केस है, लेकिन यहां पर नैब कुछ करेगा? आपको तो पता है क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अब इसमें जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। इसमें एक पीटीआई के जो पेमरा के मेंबर भी हैं, प्राइवेट मेंबर हैं, फैसल शेर जान, जो बड़े मोरालिटी के और जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मैटर्स पे करप्शन, मॉरल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन और ऑनेस्टी, और इसके बड़े बहुत बड़े क्रूसेडर हैं, उनकी भी आज आपको औकात बताएंगे। अब बड़ा ही दिलचस्प है, आज इनको सबको बताएंगे इनकी औकात। बाकी भी लोगों के हम नाम ले सकते हैं इस मामले में, कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स क्या क्या गेम खेल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला एक असूल का और माली करप्शन का है, फायदा खुद को पहुंचाने का है, तो हम नामों से गुरेज करेंगे, लेकिन फैसल शेरजान पे जरूर बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ हमें कहा है। तो अब उनको हम जरूर, अब उनके बारे में तो उनका नाम लेके ही बताएंगे। तो चलिए, आज पेमरा अथॉरिटी का इजलास हुआ, और ये इजलास किस लिए हुआ? इस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा था कि नई पोजीशंस क्रिएट की जाएं, लोगों की तरक्कियों को तय किया जाए और नई भर्तियों को तय किया जाए। ये था उसका 1 पॉइंट एजेंडा। और ये बड़ा, वैसे हम क्योंकि कल से इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हम ट्वीट कर रहे थे, तो हमें ज़राए ने बताया कि इजलास को फिर बहुत ज़्यादा खुफिया रखा गया, लोगों को बाहर निकाल दिया गया, किसी भी ऐसे शख्स को जो वैसे रूटीन में वहाँ पे बैठे होते हैं नहीं बैठने दिया गया। और फिर जो लोग खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बैठे हुए थे वो अंदर बैठकर असद तूर अनसेंसर्ड को बहुत बुरा भला कहते रहे कि पता नहीं कहाँ से इसके पास आ गए, ये फलाना ये वो। और जो फैसल शेरजान है वो तो ट्विटर पर आके हमें बुरा भला कहते रहे कि हमें हरासर लिखते रहे, जवाब दूंगा आपको फैसल शेरजान, आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो अब इस अथॉरिटी के इजलास में, पेमरा अथॉरिटी के इजलास में हुआ क्या? अब पेमरा जो डिपार्टमेंट है जो चैनल्स को रेगुलेट करता है, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इसमें 500-550 लोगों का खाली ये डिपार्टमेंट है। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें मोर देन 50% तो अब अफसरान होंगे। तब इतने अफसर आपने क्या करने हैं? तब अफसरान सुनिए। अब एक नई, ऑलरेडी इसमें 2 ग्रेड 21 के अफसरान होते हैं, एक चेयरमैन पेमरा और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर पेमरा। ये 2 ग्रेड 21 की पोजीशन है, बाकी सब इनके अंडर आते हैं और इनको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अब इसमें 3 नई पोजीशंस क्रिएट की गई हैं ग्रेड 21 की, जिनको नाम दिया गया एसडीजी, यानी कि सीनियर डीजी। क्या ओहदे क्रिएट किए गए हैं, और ये भी ग्रेड 21 के होंगे। जबकि जो ऑलरेडी डीजीज हैं ये 10 हैं पेमरा में, इनकी तादाद बढ़ाकर 14 की जा रही है, यानी कि 4 नए डीजी या तो प्रमोट किए जाएंगे या हायर किए जाएंगे। और फिर जो प्रमोट किए जाएंगे, जिनमें से डायरेक्टर्स में से
जिनको जिन डायरेक्टर्स को इन 10 डीजीज में से 3 प्रमोट होकर सीनियर डीजी हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 7 बाकी बचेंगे और 7 के 7 अब 7 नई हायरिंग इसमें प्रमोशंस होंगी, यानी कि 14 नए डीजी, ठीक है। ये ग्रेड 20 का ओहदा होता है, सीनियर डीजी ग्रेड 21 का होता है, डीजी ग्रेड 20 का। फिर ग्रेड 19 में क्या होगा, वो है डायरेक्टर्स, वो ऑलरेडी है 20, उनमें उनकी तादाद बढ़ा के की जा रही है 37। ग्रेड 19 के डायरेक्टर्स 20 से अब 37 किए जा रहे हैं, जबकि इनमें से 7 प्रमोशन पाके डीजी हो जाएंगे। इसी तरह ग्रेड 18 की एक पोजीशन है पैमरा में, डिप्टी डायरेक्टर्स, इनको 72 है ऑलरेडी, इनको आई वाश के लिए घटा के 60 किया जा रहा है, जबकि जराए ये बता रहे हैं कि जो 12 पोजीशनें कम की गई इन पर कोई ऑलरेडी हायर हुआ ही नहीं था। तो जो पोजीशंस डे 1 से वैकेंट पड़ी हुई थी, जिन पर कोई हायरिंग की जरूरत ही नहीं महसूस की गई क्योंकि उनकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, उन 12 को खत्म करके एहसान किया जा रहा है कि ओहो हमने 72 को 60 कर दिया। इसी तरह जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ग्रेड 17 के, उनकी पोजीशंस थी 51, वो बढ़ा के की जा रही हैं 70, यानी कि 19 नए असिस्टेंट डायरेक्टर आएंगे। और टेक्निकली अगर आप देखें तो अब जो गोली दी गई है, जो पैमरा के लोगों ने झूठ बोला है हुकूमत से, जो इस अथॉरिटी इजलास में बैठे हुए थे, जिन्होंने ये पोजीशंस क्रिएट करने की मंजूरी दी है, इन तरक्कियों की मंजूरी दी है, इन ग्रेड्स की मंजूरी दी है, उन्होंने हुकूमत का कहा नहीं नहीं वो ना जो पैमरा है ना उसके ऊपर माहाना सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के खर्चे का बोझ पड़ेगा, 1.5 करोड़ रुपया ज्यादा लगेगा जो पहले पैमरा का खर्च है। ये इतना बड़ा झूठ है। लेकिन हम इस झूठ को बेनकाब करने से पहले आपको एक और बड़ी खबर देंगे। पैमरा में जो बेचारे छोटे ग्रेड के मुलाजमीन होते हैं, जो मेरे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के होते हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पैमरा 6,000 रुपये माहाना उनके बच्चों का एजुकेशन अलाउंस देता है, सिर्फ 6,000 रुपया। इस महीने पैमरा ने वो 6,000 रुपया अलाउंस नहीं अदा किया उनके बच्चों का, और उनको कहा है कि हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो गरीब के लिए 6,000 देने के पैसे नहीं है पैमरा में, जो ग्रेड 16 तक के मुलाजिमीन है। लेकिन ग्रेड 17 से ऑनवर्ड्स 1.5 करोड़ रुपया बांटने की तैयारी हो गई है। गरीब के लिए 6,000 नहीं, बाबुओं के लिए 1.5 करोड़। और ये सिर्फ 1.5 करोड़ नहीं है जो झूठ बोला गया कि जी तनख्वाहों की मद में सिर्फ 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। ये जो असल बात छुपाई गई वो भी हम आपको बताते हैं कि जो अब नए SDG होंगे 3, ठीक, ग्रेड 21 के, उनके लिए 1800 सीसी नई कारें खरीदी जाएंगी। फिर उनके लिए नए दफातर तामीर होंगे, उनके लिए ड्राइवर हायर होंगे, उनकी गाड़ियों का फ्यूल अप्रूव होगा, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी जो तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा की होगी, उनके दफ्तर का फिर स्टाफ नया आएगा, उसके लिए फिर नई दफ्तर की जो खूबसूरती आराइश के लिए जो खर्चा होगा वो अलहदा होगा, और फिर जो मुस्तकिल उस दफ्तर को चलाने के लिए जो एक खर्च चाहिए होगा वो अलहदा होगा। तो ये उस 1.5 करोड़ में ऐड नहीं है, ये जो मैंने अभी आपको 3 SDGs का बताया। जबकि जो DGs जो 10 से 14 होने जा रहे हैं, इनके लिए 1300 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कितनी? 1300 सीसी गाड़ी फी DG होगी, खरीदी जाएगी नई। फिर उसके लिए भी ड्राइवर, उसके लिए भी फ्यूल, उसके लिए भी दफ्तर, उसके लिए भी स्टाफ, उसको चलाने के लिए भी खर्चा, ये भी उस 1.5 करोड़ के अलावा होगा। फिर जो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे 17, उनके लिए 1000 सीसी की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। उनके लिए भी अगेन ड्राइवर, फ्यूल, दफ्तर वगैरह वगैरह, ये भी उस 1.5 करोड़ के अलावा होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये मामला
अरबों रुपए में चला जाएगा सालाना, ठीक, इन बाबुओं की अय्याशी पे जो लगेगा, ठीक। और फिर आप देखिए कि इसी पैमरा ने जो कह रहा है हमारे पास गरीब को 6,000 रुपये एजुकेशन अलाउंस उसके बच्चों का देने के लिए नहीं है, उस पैमरा ने पिछले साल 12 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी, ठीक। फिर अब देखिए कि ये खुद तो अपने लिए प्रमोशन का ये क्राइटेरिया तय कर रहे हैं कि जंप लगाकर ऊपर वाला ग्रेड, जबकि जो ग्रेड 16 तक के जो बेचारे मेरे जैसे मिडिल क्लास मुलाजमीन हैं उनके लिए क्या किया गया है, उनकी जो प्रमोशन है उसको स्लो कर दिया गया है। और वो स्लो कैसे किया गया है कि लाइक एक बंदा है, बिलफर्द हम कहते हैं कि जी वो असिस्टेंट है और उसको असिस्टेंट से हम कहते हैं कि जी स्ट्रेट वे उसको डायरेक्टर होना है, तो अब बीच में एक और ओहदा क्रिएट कर दिया है कि नहीं वो पहले असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट होगा, फिर सीनियर असिस्टेंट के बाद वो डायरेक्टर हो सकता है, यानी कि वो उसकी प्रमोशन स्लो हो जाएगी कि उसको 1-2 साल बाद पहले सीनियर का मिलेगा, फिर सीनियर से फिर डायरेक्टर का मिलेगा, उसकी प्रमोशन स्लो हो जाएगी, जबकि खुद सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर, डायरेक्टर से डीजी, डीजी से एसडीजी और हजारों लाखों की तनख्वाहों में इजाफा उधर जो गरीब मुलाजमीन है उनके साथ ये किया जा रहा है कि उनकी प्रमोशन स्लो की जा रही है। जबकि इसके अलावा अब जो दिलचस्प बात है वो सिर्फ यही नहीं है, अब ये क्यों किया जा रहा है, ठीक है जी। अब ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सारे करप्ट हैं, जो ये सब कर रहे हैं सब करप्शन कर रहे हैं, सरकारी खजाने पे अय्याशी का अपना हाथ साफ करने की तरफ जा रहे हैं। और मैं और आप भूखे मरेंगे, इसी पैमरा के ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन भूखे मरेंगे, इनकी शक्लें देखेंगे और ये लाखों की अय्याशियां करेंगे, किसके पैसों पे, मेरे और आपके टैक्स के पैसों पे, ठीक। फिर अब आइए कि ये जो इन्होंने ये जो पैमरा की ये जो पोजीशंस की क्रिएशन के लिए जो एक कमेटी बनाई, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन समथिंग कुछ एम्प्लॉयज़ कुछ एक तरमीमी एक कमेटी बनाई जो उसमें तरमीम करनी थी, उसमें 5 लोग थे जिनमें से 4 को पहले जॉब का तजुर्बा ही नहीं था सरकारी, ठीक है। सरकारी महकमे में जॉब की हो तो आपको पता होता है कि सरकारी महकमे में जॉब स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेड्स क्या होते हैं, उनकी प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है, उनको कुछ पता ही नहीं था। वो बैठे, उनको बताया गया ये करो, उन्होंने ये कर दिया। इन बाबुओं ने लेके आज अथॉरिटी इजलास में बैठे, अपनी ही प्रमोशंस और अपनी ही तनख्वाहों में इजाफे, अपने ही पैसे खाने, अपने ही गाड़ियां नहीं खरीदने की, अपनी ही नई तरक्कियां, नई पोजीशंस बनाने की मंजूरी दे दी। और अब ये जो पोजीशंस बढ़ाई गई हैं, ठीक है, लाइक वो जो किया गया है कि जो नए 3 एसडीजी बनाए गए हैं, जो 4 नए डीजी आएंगे, 19 नए जिसे कहते हैं 17 नए डायरेक्टर आएंगे, 19 नए असिस्टेंट डायरेक्टर आएंगे। ये क्यों किया गया? ये होगा ये कि जो लोग तरक्की पाएंगे और जो नई पोजीशंस आएंगी उनके ऊपर फिर आगे इलेक्शन ईयर आ रहा है, उन पर सियासी तैनातियां की जाएंगी अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। और ये ज़राए ये बता रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, पैमरा उनके अब हाथ में है, पीटीवी उनके हाथ में है, तो तमाम उनको पोजीशंस चाहिए जहां पे वो अपने हलके के लोगों को भर्ती कर सकें। तो उसके लिए वो भी इस सब को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें इन ब्यूरोक्रेट्स को क्या बेनिफिट नजर आ रहा है कि उनकी प्रमोशंस हो रही हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं, उनके लिए नई गाड़ियां आने जा रही हैं, उनकी यशी लगने जा रही है, जबकि जो गरीब मुलाजिम है वो वहीं का वहीं रहेगा, ग्रेड 16 तक वाला। और फिर जो दूसरी मज़ा खेज चीज़ है, पहले ये होता था कि जारी बात है एक इदारे में मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा वो उस पोजीशन पर रहते हुए तजुर्बा बढ़ जाएगा, तो फिर मुझे तरक्की मिलेगी ताकि मैं ऊपर की पोजीशन जाकर संभालूँ। तो मेरे तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस इदारे में शुरू से काम कर रहा हूँ, उस इदारे की हायरार्की, उस इदारे की काम को समझता हूँ। यहाँ पर
पैमरा में यह असूल था कि 70% इंटरनल स्टाफ को तरक्की दी जाती थी पोजीशंस पर, नई पोजीशंस पर, 30% बाहर से हायरिंग होती थी। अब इन्होंने इसको रिवर्स करके ये कर दिया है कि 30% सिर्फ पैमरा के एम्प्लॉयज को तरक्की मिलेगी, 70% बाहर से नई हायरिंग होगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पॉलिटिकल अपॉइंटीज भर्ती कर सकें। फिर अब आप देखिए कि एक इदारा है पैमरा, 500-550 लोगों का डिपार्टमेंट है, उसमें कितना काम है। 2017 में एक इंडिपेंडेंट एचआर फर्म हायर की गई कि वो पैमरा के स्ट्रक्चर का जायजा लेके बताएं कि इसमें कितनी जॉब्स बनती हैं, कितनी नहीं, कितनी पोजीशंस बनती हैं, कितनी नहीं बनती हैं, ओवर स्टाफ तो नहीं है। तो उस वक्त 2017 में उस एचआर फर्म ने ये पैमरा को रिपोर्ट दी कि आप ओवर स्टाफ हैं, आपके पास तो इतना काम ही नहीं, इतने लोग क्यों रखे हैं, इनको निकालिए। तो उल्टा फर्म को भगा दिया गया। और अब देखिए कि ऑलरेडी 2017 में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आपके पास ज्यादा स्टाफ है, अब उसके अंदर मजीद स्टाफ भर्ती करने की कोशिश की जा रही है, कौमी खजाने पर मजीद बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब कहते हैं पीआईए में सियासी भर्तियां कर करके इन्होंने डबो दिया, स्टील मिल में सियासी भर्तियां कर करके ओवर स्टाफ करके डबो दिया। तो ये पैमरा के साथ क्या करने जा रहे हैं आप? ये रियासत मदीना है आपकी। फिर आप देखिए कि एक और जो दिलचस्प चीज कि पैमरा में जितने नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, कह रहे हैं कि वो सारी के सारी सियासी तैनातियां ज़राए बता रहे हैं। अब आप देखिए कि ये पैमरा के अंदर सलूक किया गया है लोगों के लिए, और लोग अब अंदर शदीद रिजनमेंट है पैमरा में। लेकिन इन बाबुओं का कोई इसलिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पीटीआई की हुकूमत के अहम लोगों को खिला रहे हैं पैसा, करप्शन फुल अरूज पर है, और ये सब कुछ चल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कैसी मौजें लगी हुई हैं। और अब आप देखिए कि जिन लोगों ने इन पोजीशंस और इन तरक्कियों की सूरतों में फायदा उठाना था, उन्हीं को आज पैमरा अथॉरिटी इजलास में बिठाया गया और उन्होंने मंजूरी दे दी। जो जराए बता रहे हैं कि जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थी, उनको पता था कि ये काम खराब हो जाएगा और नैब इन्वॉल्व होगा, कल को तो मैं मारी जाऊंगी, वो आज इस अथॉरिटी इजलास में आई नहीं है। जरा ये बताते हैं कि इंटीरियर सेक्रेटरी और जो एफबीआर चेयरमैन थे, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की कि ये आप ठीक नहीं करने जा रहे। जो बलूचिस्तान की मेंबर थी पैमरा की, उन्होंने पैमरा को कहा कि आप कैबिनेट डिवीजन से ये जो आप नया सर्विस स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट करने जा रहे हैं, नई पोजीशंस क्रिएट करने जा रहे हैं, ये ज़रा कैबिनेट डिवीजन से राय ले लीजिए कि आप ये दुरुस्त करने जा रहे हैं कि नहीं। तो उनकी सुनी नहीं गई, कोई राय नहीं ली गई, क्योंकि पता था उधर से राय आती तो रिजेक्ट हो जाता कि ये क्या आप बकवास करने लगे हैं, ये किस लेवल की आप अयाशी करने लगे हैं, लूटने लगे हैं कौमी खजाना। नहीं जाने दिया गया उधर। फिर आप देखिए कि जो सिंध की मेंबर थी, उन्होंने 10 दिसंबर को रिटायर होना था, तो इसलिए जल्दी में सारा मंजूर कराएगा कि अगर नया कोई मेंबर आ गया तो पता नहीं वो हमारी मर्जी का आएगा कि नहीं। फिर आप देखिए कि ये हाल है। अब इसी पैमरा के एक प्राइवेट मेंबर हैं फैसल शेरजान, बड़े क्रूसेडर हैं वो इस तमाम सो कॉल्ड जंग के जो करप्शन के खिलाफ लड़ी जा रही है, जो बड़े अखलाकियात के लेक्चर देते हैं सोशल मीडिया पर सबको, सब सहाफ़ियों को करप्ट कहते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, पोल्स करवाते हैं। हमने आज उनसे टैग करके ट्विटर पे पूछा कि फैसल शेरजान साहब, ये होने जा रहा है पैमरा में, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आप नहीं बोल रहे, इतनी बड़ी लूट सेल लगने जा रही है तो आप क्यों नहीं बोले, इस पर क्यों नहीं बोले? हालांकि आप तो मेंबर हैं इस पैमरा में, आप तो इसके साथ मुंसलिक हैं आप। उन्होंने मौसूफ ने आके हमें, यानी कि मुझे असद अली तूर को बुरा भला कहा और कहा कि ये तो इस काबिल ही नहीं कि मैं उसको जवाब दूं, क्योंकि इसको चाहिए कि ये हरासमेंट ही जारी रखे, ये हरासर है।
तो अब हम उनको उन्हीं की विकेट पर जाकर जवाब देंगे जहां पे ये पीटीआई और इसके ये यूथिये खेलते हैं, ये फैसल शेरजान जैसे। ये है मुकद्दस किताब कुरान मजीद, आप देख सकते हैं। ये है मेरे सर पे, और इसके अलावा मैं अपनी माँ की और इस कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी हरासमेंट की कंप्लेंट नहीं है। जिनको ये हरासमेंट कह रहे हैं वो डेफेमेशन के कंप्लेंट्स गई थी, उनमें भी मेरे पे कुछ साबित नहीं हुआ। इन्होंने मुझ पर हरासमेंट का वर्ड यूज़ किया, फैसल शेरजान साहब ने। मैं इसी कुरान उठा के मैंने कसम खाई है, मुझ पर ऐसा कुछ नहीं। मैं इसी कुरान को सर पर रख के कहता हूँ, जिंदगी में कभी किसी सियासी जमात से 1 रुपए का फायदा नहीं लिया, किसी प्राइवेट पार्टी से 1 रुपए का फायदा नहीं लिया, सवाए अपनी जॉब के जिसकी मैं तनख्वाह लेता हूं। किसी इंटरेस्ट ग्रुप से 1 रुपए का फायदा नहीं लिया, किसी एनजीओ से 1 रुपए का फायदा नहीं लिया, किसी गैर मुल्की कुव्वत या शख्स से कभी 1 रुपए का फायदा नहीं लिया, कोई फंडिंग नहीं ली, कभी किसी के लिए काम नहीं किया। ये मैं इस कुरान को सर पे रख के ये हल्फ दे रहा हूं। और अब मैं फैसल शेरजान साहब आपको चैलेंज देता हूं, गेट रेडी। आपने मुझे हरासर लिखा है, मैं चाहूं तो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूं उसी पीका लॉ के तहत कि आपने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया। अब मैं आपको मोहलत दे रहा हूं, आपके पास है 2 दिन। मैं पीका लॉ नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि मैं प्रिंसिपल इसके अगेंस्ट हूं, लेकिन अगर अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, आपके शनाख्ती कार्ड पर आपकी वल्दियत में जिस शख्स का नाम लिखा हुआ है, अगर आपकी रगों में उसी का खून दौड़ रहा है, तो फैसल शेरजान साहब मेरे पर लाइए हरासमेंट का इल्ज़ाम। चाहिए वो FIA की कंप्लेंट्स खोलिए, मेरे पर लाइए वो हरासमेंट का इल्ज़ाम जो आपने मुझे लिखा है, हरासर। मुझ पर आज तक हरासमेंट का इल्ज़ाम नहीं लगा, आप लाइए। नंबर 2, मुझ पर लाइए 1 भी रुपए का किसी से फ़ायदा उठाने का कोई चीज़, कोई सबूत। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप में आपके बाप का खून है, लाइए वो दस्तावेजात, वो सबूत, कोई चीज लाइए और इसी तरह बताइए। या फिर इसी तरह कुरान सर पे रखिए, अपनी मां के सर पे हाथ रखिए और कसम खा के माफी मांगिए कि मैंने असद अली तूर तुम पे झूठा इल्जाम लगाया, मैं एक झूठा हूं, मैं एक झूठा हूं, ये एतराफ कीजिए और मुझसे माफी मांगिए। और उन सब से भी माफी मांगिए जिन सहाफियों पर आप नजम सेठी से लेकर सुहेल वड़ाइच तक झूठे इल्जामात लगाते हैं, उनसे भी माफी मांगिए। अगर आप ये नहीं करते फैसल शेरजान साहब, अगर आप ये नहीं करते तो फिर अगर इन दोनों में से कोई एक काम आप नहीं करते तो फिर इसका मतलब होगा कि वाकई ही आपकी रगों में आपके बाप का खून नहीं है। और अब फैसल शेरजान साहब एक और बात सुनिए, ये जो आपने ये जो मचाया हुआ है, मेरी लायर ईमान मजारी को भी जाके आप जवाब दे रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ लिखते हुए। मुझे फख्र है, मैं आसमा जहांगीर साहिबा को अपनी माँ कहता हूँ, अल्लाह ने उनको जन्नत नसीब करे। हालांकि मेरी उनकी सवाए ये वो हमारे शो में आती थी तो कभी मुलाकात हो जाती थी, उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनके प्रिंसिपल स्टांस की वजह से मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। मैं मलाला को बेटी का दर्जा देता हूँ। लेकिन जो मेरे सोशल सर्कल में जो मेरे दोस्त यार मौजूद हैं या मेरे जानने वाले मौजूद हैं, मैंने उनमें
ईमान मजारी और मतीउल्लाह जान से ज़्यादा शफाफ किरदार का इंसान नहीं देखा कोई, इनसे ज़्यादा प्रिंसिपल इंसान कोई नहीं देखा, इनसे ज़्यादा फाइनेंशियली और मॉरली दोनों साफ सुथरा उजला इंसान नहीं देखा। आप और आपके यूथिये ईमान मजारी को ट्रोल करते हैं मेरी वजह से, उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो एक हरासर को सपोर्ट कर रही है, एक हरासर की वकील है। तो अब मैंने चैलेंज दे दिया, जब साबित कीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं ये चीज़ें यूँ नहीं जाने दूंगा, आप लोगों ने मजाक बना लिया है। तो अब मैंने चैलेंज दिया है और मैं देखता हूँ कि आप क्या साबित करते हैं कि आप में आपके वालिद का खून है कि नहीं है। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए नाज़रीन, हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।